हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो है आज हमारा क्लास नंबर 2 होगा। क्लास नंबर 2 होगा। तो फटाफट से जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कंफर्म कर लेंगे ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। फिर जो हम लोग अपने सेशन को करते हैं शुरू। चलिए एक बार मैं भी कंफर्म हो लेता हूँ। चलिए तो बिल्कुल चलिए तो बिल्कुल जो है क्लास लाइव हो चुकी है और सब कुछ क्लियर है। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सुनीता रानी गुड मॉर्निंग, पिंकी राणा राधे राधे। चलिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पिछले क्लास में एटम के हिस्ट्री को समझे थे, महर्षि कन्नाद की थ्योरी को समझे थे, जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को समझ लिए थे, जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम लोग समझ लिए थे, प्लम पुडिंग मॉडल। और इसके बाद जो हम लोग रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक जो है बात कर चुके थे। चलिए निशा रानी गुड मॉर्निंग, रुपया ओवरिया जी गुड मॉर्निंग। चलिए तो लाइव जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो हम लोग देखे थे ड्रॉबैक्स देखे थे रदरफोर्ड साहब के मॉडल का। रदरफोर्ड साहब के मॉडल का ड्रॉबैक्स ये था कि रदरफोर्ड साहब बताए। चलिए आशा जी गुड मॉर्निंग। देखिए रदरफोर्ड साहब ये बताए कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है और बीच में क्या है आपका न्यूक्लियस है। चलिए रजनी सुरेन जी गुड मॉर्निंग। बीच में क्या है न्यूक्लियस है और ये बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लगातार घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो इस पर जो है सेंटर की ओर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा हो और उसकी मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, तब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, अपने ऊर्जा को क्या करता है, छोड़ता है। और जब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन भी जब घूमेगा तो ये भी अपना एनर्जी को लगातार खोते जाएगा, तो धीरे धीरे इसका रेडियस छोटा होता जाएगा और एक स्पाइरल शेप को लेते हुए फाइनली जाकर के न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली जाकर के कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और जब ऐसा होगा तब जो है किसी एटम की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, और जब एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो फिर किसी भी मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन मैटर का तो एग्जिस्टेंस होता है। तो एटम कैसे स्टेबल है, एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के रदरफोर्ड के द्वारा कोई भी बात नहीं करी गई थी। तो ड्रॉबैक्स की बात करें कि इनका ड्रॉबैक्स क्या रह गया, तो देखिए ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि इन्होंने परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करी। ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स रही। चलिए तो अब आगे का कहानी जो है, अब आ गया फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसी को जो है फोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के जो भी बातें करी गई है नील्स बोर के द्वारा, ये हाइड्रोजन को पूरी तरह से मतलब फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए आप इसको फोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं। तो ये आपका आया है 1911 में, सॉरी 1913 में, 1913 में, यानी कि रदरफोर्ड की जो मॉडल थी वो 1911 में आई। इसके बाद जो है ये आपका आया 1913 में। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है आपका नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, नील्स बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। इसीलिए इसको हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो जब ये आएंगे बिल्कुल यहीं से स्टार्ट है। पिछले क्लास में वो रदरफोर्ड के मॉडल तक समझ चुके थे, और रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोग देखे थे कि एटम स्टेबल कैसे है, इसको एक्सप्लेन वहां पर नहीं किया गया था। तो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आए नील्स बोर। कब आए, तो ठीक 2 साल बाद 1913 में। तो जब ये आए तो ये क्या किए, ही टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि इन्होंने परमाणु के स्थिरता की व्याख्या की। इन्होंने परमाणु के स्थिरता की व्याख्या की, आखिर एटम स्टेबल कैसे।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमाणु के अंदर केवल कुछ विशेष कक्षाओं को अनुमति दी जाती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की असतत कक्षाओं के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जैसे रदरफोर्ड का कहना था कि नाभिक के चारों ओर बादल की तरह इलेक्ट्रॉन छाए हुए हैं। जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बादल की तरह छाए हुए हैं और ये रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन अब निल्स बोर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर ऑर्बिट बना हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही ऑर्बिट बने हुए हैं। क्या है? कुछ ही ऑर्बिट बने हुए हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि असतत कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। अगर किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो घूमते समय वो ना तो एनर्जी को गेन करता है ना ही जनरली एनर्जी को रेडिएट करता है। ऐसी बात इनके द्वारा बताई गई। अब जो है इसको एक डायग्राम से आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम से थोड़ा सा चीजों को समझिए। देखिए यहाँ पर ये बीच में हमारा क्या है? न्यूक्लियस। बीच में हमारा यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके चारों ओर अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट बना हुआ है, जैसे के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। ठीक। और के के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ये 1 होती है। एल सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एम सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एन सेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ये कितनी होती है? 4 होती है। तो रदरफोर्ड का कहना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, जैसे अगर इस ऑर्बिट में मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा और जब ये घूमेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ये बात इनके द्वारा बताया गया। किनके द्वारा? तो ये बात बताया गया निल्स बोर के द्वारा। किनके द्वारा बताई गई? निल्स बोर के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है तब क्या होगा? एनर्जी को वो गेन करेगा या फिर एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी गेन करी जाएगी या फिर एनर्जी क्या होगा? लूज होगा। साथ ही साथ ये क्या किए? साथ ही साथ अगर एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप ऐसे समझिए निल्स बोर के द्वारा आगे जो बात बताई गई। देखिए निल्स बोर, देखिए यहां पर क्या बताया गया? निल्स बोर stated that each discrete orbit, each discrete orbit has different energy level, has different energy level, and electron electron possesses the same energy, the same energy of orbit in which it resides। देखिए निल्स बोर के द्वारा क्या बताई गई है कि जो यहाँ पर अलग अलग आपका ऑर्बिट बना हुआ है तो हर ऑर्बिट की ऊर्जा स्तर अलग अलग है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं निल्स बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है। प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है तथा इलेक्ट्रॉन के पास वही ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन के पास वही ऊर्जा होती है जो ऊर्जा कक्षा की होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर हम बोले कि के सेल का एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन के सेल में होंगे सबके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। तो देखिए ओवरऑल बात क्या है, अगर एनर्जी के कैलकुलेशन की अगर हम बात करें चलिए बीच वाला पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब इसके चारों ओर हम बना देते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट।
चलिए अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम दे देते हैं के सेल, इसका नाम है एल सेल, इसका नाम है एम सेल और इसका नाम है एन सेल। ठीक, अब देखिए अगर एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा की ऊर्जा स्तर, कक्षा की ऊर्जा स्तर। तो एक चीज समझिए, के के लिए जो एन का वैल्यू होता है ये आपका होता है 1, एल के लिए एन का वैल्यू है 2, एम के लिए एन का वैल्यू है 3 और एन के लिए एन का वैल्यू है 4। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा, तो इसके लिए बताए ये माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। एक फॉर्मूला को भी ये बनाती है नील्स बोर। चलिए जिया भारती गुड मॉर्निंग। तो नील्स बोर क्या किए कि एक फॉर्मूला को भी बनाए कि किस ऑर्बिट में क्या एनर्जी लेवल रहेगा, किस ऑर्बिट में क्या एनर्जी लेवल रहेगा, और ये फॉर्मूला क्या है, तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये एनर्जी आती है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। अब यहां से समझिएगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, देखिए जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हाइड्रोजन के लिए आप निकालिएगा, हाइड्रोजन के लिए निकालिएगा कि के सेल का एनर्जी लेवल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एल सेल का एनर्जी निकालना चाहते हैं तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर करेंगे, तो हाइड्रोजन है तो ये तो 1 ही रहेगा बाई, और एल सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 13.6 को लगभग आपको 4 से भागा लगाना होगा, तो ये कितना आ जाता है, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में पूछता है। अगर हम एम सेल की बात करें तो एम सेल के लिए क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एन सेल का निकालते हैं तो ये आ जाता है माइनस ऑफ 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये करीब करीब माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। अगर इसके बाद की अगर आप और भी देखना चाहें, अगर आपसे कोई के एल एम एन, अगर ओ एन के बाद क्या आएगा ओ, तो अगर ओ सेल का कोई पूछे तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू क्या करेंगे 1 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, ये करीब करीब माइनस ऑफ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो यहां से आप समझिए कि के सेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना एनर्जी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एल सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना एनर्जी होगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम सेल के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी होगा माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी होगा माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो अलग अलग ऑर्बिट बना हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये सारे ऑर्बिट्स की ऊर्जा स्तर अलग अलग है। और नील्स बोर साहब क्या बता रहे हैं, ये बताए कि जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास भी वही ऊर्जा होगी जो ऊर्जा उस ऑर्बिट की होती है। तो इतना बात ये बताए। और क्या बोले कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो घूमते समय वो अपने एनर्जी को छोड़ेगा नहीं, घूमते समय वो अपने एनर्जी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है, ठीक है, तब उसको एनर्जी क्या करना होगा, गेन करना होगा या फिर एनर्जी छोड़ना होगा। अब जैसे मान करके चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, यहां पर हमारे पास के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम एल सेल में चले जाएं। कहां चले जाएं, एल सेल में चले जाएं। तो जब एल सेल में ये जाना चाहेगा तो सबसे ज्यादा पहले तो आप ये समझिए कि के सेल का एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो आपका एल सेल है इसका एनर्जी है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एल सेल का एनर्जी ज्यादा है, एल सेल का एनर्जी ज्यादा है। तो के सेल वाले को जब हम एनर्जी देंगे बाहर से, तब तो ये जंप करके कहां जाएगा, एल सेल में, स्वतः नहीं जाएगा, इसको एनर्जी देने पर ही ये जाएगा। चलिए अभिराज माही जी गुड मॉर्निंग।
अब कितना एनर्जी देना होगा, तो अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर एनर्जी आपसे पूछा जाए कि कितना लगेगा के सेल से एल सेल में जाने में, तो एनर्जी ऑफ एल सेल माइनस एनर्जी ऑफ के सेल कर देंगे, तब रिक्वायर्ड एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 3.4 और प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितने के बराबर आ गया, तो ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को जब हम कितना एनर्जी दे दें, प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देते हैं, तब ये के सेल से कहां चला जाएगा, एल सेल में चला जाएगा। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने इनर स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वहां पर वो स्टेबल नहीं होता है, वहां पर ये स्टेबल नहीं होता है। तो जब ये वापस लौटेगा, अब ये मान लीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन चाहता है कि नहीं भाई हम वापस लौट जाएं अपने ही के सेल में, तो जब वापस लौटेगा तब इसको एनर्जी छोड़ना होगा, तब यहाँ से ये एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तब यहाँ से एनर्जी क्या करना होगा, रेडिएट करना होगा। और ये कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, तो जो एनर्जी लिया है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के गया था, तो जब ये एल सेल से वापस के सेल में आएगा, तो इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी छोड़नी होगी। क्या ये बात आया समझ में? और जब यहां से इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा, तो जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे मान करके चलिए कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आया, कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ सकता है, या थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, या फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, या nth ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है। तब यहां पर आपको एक स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगा, और इस स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग देते हैं नाम लाइमन सीरीज। क्या इसको बोलेंगे, लाइमन सीरीज। लाइमन एक वैज्ञानिक का नाम है जो पहली बार इसको ऑब्जर्व करने का काम किया। अब ऐसा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है ये थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है, या फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है, या फिर nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, तब इसको यहां पर हम नाम देते हैं बाल्मर सीरीज। ये किसका लाइन हो गया, बाल्मर सीरीज का लाइन हो गया, बाल्मर सीरीज का लाइन हो गया। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, या फिर nth ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, पास्टन सीरीज का लाइन बोलते हैं। देखिए इसको इधर समझ लेते हैं डिटेल में। चलिए जैसे मान लीजिए कि इसको हम बोल दें कि ये हमारा के सेल है, ये हमारा कौन सा सेल है, के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ये एन सेल है, ये ओ सेल है, और इसी प्रकार से ये इन्फिनिटी तक चला गया। तो यहाँ पर के सेल का एनर्जी लेवल हम लोग समझे कि माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एल सेल का आप देखें माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एम सेल का होता है माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आप देखें माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ सेल वाले का आप देखें माइनस ऑफ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यहां पहुंचेगा इन्फिनिटी पर, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ बिल्कुल सौमिक जी, विजिबल आपकी बाल्मर सीरीज होती है, आ रहे हैं इस पर भी। अब देखिए इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है के लिए, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, और इसके लिए n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ सब चीजों को समझिए। क्या समझना है, जैसे मान करके चलिए कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से आ रहा हो पहले ऑर्बिट में, या थर्ड से आ रहा हो फर्स्ट में, या फोर्थ से आ रहा हो फर्स्ट में,
या फिफ्थ से आ रहा हो फर्स्ट में, या फिर इन्फिनिटी से आ रहा हो फर्स्ट में, तो यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और ये सब जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज देखने को मिलेंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलेंगे कि हमारा लाइमन सीरीज है। ये कैसा सीरीज है, लाइमन सीरीज है। ठीक, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड ऑर्बिट से आया सेकेंड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट से आया सेकेंड ऑर्बिट में, या फिफ्थ ऑर्बिट से आया सेकेंड ऑर्बिट में, या फिर इंफिनिटी से आया कहां पर, सेकेंड ऑर्बिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाल्मर सीरीज की लाइन है। किसकी लाइन है, ये वाल्मर सीरीज की लाइन है। तीसरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आ रहा है सेकेंड सॉरी थर्ड में, फिफ्थ से आ रहा है थर्ड में, या फिर इंफिनिटी से आ रहा है थर्ड में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये पास्चन सीरीज की लाइन होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्चन सीरीज का ये लाइन है। अब मान करके चलिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका फिफ्थ से आया फोर्थ ऑर्बिट में, या इंफिनिटी से आया फोर्थ ऑर्बिट में, मतलब फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स से फोर्थ में, सेवन से फोर्थ में, और इसी प्रकार से अगर इंफिनिटी से फोर्थ में आया, तब इसको आप क्या बोलते हैं, तब इसको आप बोलते हैं लाइमन बाल्मर पास्चन। ये आपकी ब्रैकेट सीरीज की लाइन हो जाएगी, ब्रैकेट सीरीज की लाइन हो जाएगी। इसी प्रकार से आप एक चीज और समझ लीजिए, चलिए एक ऑर्बिट और बना देते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई n इज इक्वल टू 6 है, इसको समझिए n इज इक्वल टू 6 है, तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइन 6 से आ रहा है किसमें, फिफ्थ में, या 7 से आ रहा है फिफ्थ में, या इंफिनिटी से आया फिफ्थ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फंड सीरीज की लाइन है। किसकी लाइन है, फंड सीरीज की लाइन है। ठीक, अब यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं, देखिए अब यहां से समझने वाला चीज क्या है आपका, तो ये जब अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अलग अलग ऑर्बिट में, तो यहाँ से कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग लाइमन वाल्मर पास्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज के नाम से जानते हैं। अब सोमिक रॉय जी बता रहे हैं कि बाल्मर विजिबल होता है, बिल्कुल, तो ये बाल्मर सीरीज का जो लाइन है ये विजिबल रेंज में आता है। ये किस रेंज में आएगा, ये विजिबल होगा, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। जबकि ये जो लाइमन सीरीज की लाइन है, ये जो लाइमन सीरीज की लाइन है, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है, ये यूवी रेंज में आता है। और बाकी ये जो पास्चन सीरीज है ये इंफ्रारेड रेंज में आएंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन का होगा लाइन, ये भी आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का लाइन होगा, और ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन का लाइन होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तब हम किस लाइन को देख पाएंगे, तब हम सिर्फ और सिर्फ जो है बाल्मर सीरीज की लाइन को देख पाएंगे, क्योंकि यही एक क्या है, विजिबल रेंज में आने वाला लाइन है। तो हम लोग सीख रहे थे नील्स बोर साहब का मॉडल। तो वोर साहब का मॉडल आया एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के। जो बात रदरफोर्ड बताए, तो रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, तो एटम के स्टेबिलिटी को समझाने के लिए आए 1913 में नील्स बोर। और जब नील्स बोर आए तो वो क्या बोले, नील्स बोर क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन कोई भी जो है, जब किसी इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, जब वो किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, तो असतत कक्षाएं बनी होती है, यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट बना होता है, यानी कि बहुत सारा ऑर्बिट नहीं है, कुछ ही ऑर्बिट है जिसका नाम KLMN रखा गया। फिर ये बोले कि हर एक ऑर्बिट का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल है, सबका एनर्जी एक जैसा नहीं है, सबका एनर्जी अलग अलग है। फिर बोले कि इलेक्ट्रॉन के पास वही एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रह रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास वही एनर्जी होगी जो एनर्जी ऑर्बिट का है। ये बात बताए। फिर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा अपने ऑर्बिट में, ये जनरली एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। जैसे रदरफोर्ड से ही बात पूछी गई थी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपना एनर्जी को रेडिएट कर देगा, साइज छोटा होता जाएगा, स्पाइरल शेप को लेते लेते फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन को क्या दे रहे हैं नील्स बोर साहब, बोले कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमेगा तो ये खुद से एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, खुद से एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। हाँ, अगर इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो या तो एनर्जी को लेगा या तो एनर्जी को छोड़ेगा। इसके बाद जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिए कि nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, तो ये बताया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में।
तो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए कि पहला ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे लेवल यानी कि एल सेल का एनर्जी लेवल है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम सेल का एनर्जी लेवल है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन सेल का एनर्जी लेवल है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सॉरी, ये एन सेल का हो गया। और इसी प्रकार से ओ का देखिएगा तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि के सेल और एम सेल के बीच ऊर्जा स्तर का डिफरेंस बताइए। के सेल, हाँ बिल्कुल। एक बात और है सोमिक जी कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है, ठीक है, वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। देखिए लिख लीजिए इसको, इसको भी लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h/2 h/2। ये बताए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी जो कोणीय कोणीय संवेग होगी वो h/2 के गुणज में होती है। बिल्कुल सही स्वामी जी। यहाँ पर h क्या है, तो h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। h को क्या कहा गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और h का वैल्यू आप याद रखिएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो कई बार एग्जाम में ये वैल्यू भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग सीखे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के से गया एल में, तो एल सेल का एनर्जी ज्यादा था, तब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा। जब हम के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं तो ये कहाँ चल जाएगा, एल सेल में जाएगा। लेकिन एल सेल में जब जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, फिर ये वापस से चाहेगा कि हम अपने ही घर में लौट चलते हैं। और जब वापस से अपने घर में आएगा तो जो एनर्जी लेकर गया था वो एनर्जी इसको छोड़ना होगा, रेडिएट करना होगा। तो यहाँ से ये एनर्जी को रेडिएट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा अलग अलग कक्षाओं के बीच में, तब ये एनर्जी को रेडिएट करता है। और उस रेडिएशन को हम लोग समझे कि अगर दूसरे से पहले में आ रहा है, तीसरे से पहले में आ रहा है, चौथे से पहले में आ रहा है, पांचवें से पहले में आ रहा है, या फिर छठे से पहले में आ रहा है, तो इसको हम लाइमन सीरीज का लाइन बोलते हैं। इसके बाद अगर तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में, या इन्फिनिटी से दूसरे में आया तो इसको हम वाल्मर सीरीज का लाइन बोलते हैं। इसके बाद जो है अगर चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, या इन्फिनिटी से तीसरे में आए तो इसको हम पास्टन सीरीज की लाइन बोलेंगे। इसके बाद पांचवें से चौथे में, छठे से चौथे में, सातवें से चौथे में, या इन्फिनिटी से चौथे में आए तो इसको ब्रैकेट सीरीज का लाइन बोलेंगे। अगर छठे से पांचवें में, सातवें से पांचवें में, आठवें से पांचवें में, या इन्फिनिटी से पांचवें में आए तब इसको हम फंड सीरीज का लाइन बोलते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से सीरीज को हम देख सकते हैं, तो जो विजिबल रेंज में आने वाला है वो आपका वाल्मर सीरीज की लाइन होती है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी लाइमन सीरीज जो है ये आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में चला जाता है, यूवी रेंज में आ जाता है। बाकी पास्टन, ब्रैकेट और फंड, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, फंड पढ़ते हैं इसको। ये तीनों जो है इंफ्रारेड रेडिएशन में आते हैं। क्लियर होगा ये बात। अब आइए, इतना बात सीखने के बाद अब जो है कहानी बढ़ता है आगे। और अब कहानी आ गया 1921। अब यहां पर समझेंगे बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट। बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट। बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट। देखिए बोर और बरी का मतलब क्या है, तो यहां पर दो वैज्ञानिकों के नाम है। बोर का मतलब हो गया नील्स बोर, बोर का मतलब हो गया नील्स बोर, और बरी का पूरा नाम है चार्ल्स, बरी साहब का पूरा नाम है चार्ल्स रोगले, चार्ल्स रोगले बरी। अब 1921 में ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के एक फॉर्मूला देते हैं हम लोग को कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि दे गेव अ फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, यानी कि इन्होंने किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की संख्या हेतु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हेतु एक सूत्र दिए, एक सूत्र दिए, मतलब कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए फॉर्मूला दिए। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये फॉर्मूला थी 2n²। ये फॉर्मूला क्या था, 2n²। तो यहां से अगर आप देखिएगा कि k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 गुणा में k के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 2 गुणा में 1 का स्क्वायर करते हैं, तो k सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा में n के जगह पर लिखेंगे 2। n l सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 दूना कितना हो गया, 8। बात अगर हम m सेल की करें तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 3 का स्क्वायर, क्योंकि m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होती है, तो 3 या 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, और n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 गुणा में 4 का स्क्वायर यानी कि 32। तो इस प्रकार से नील्स बोर और चार्ल्स रोगले बरी ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर हमें ये बताई कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो यहां से हम लोग सीखे कि के एल एम एन, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने होंगे, 32। ये बात इनके द्वारा बताई गई। साथ ही साथ ये जो है एक बात और बताए, एक बात और क्या बताए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 8। इनके द्वारा एक बात और बताई गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 8। इन एन ऑर्बिट इज 8, यानी कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। ये बात बताइए सर, हम बीएड 2023 से 25 सेशन वाला तो जेटेड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? शायद अपियरिंग पे एक बार देख लीजिएगा, बाकी जो है शाम के क्लास में आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा अपियरिंग वालों के लिए है या नहीं। ठीक है, चलिए सब बताएंगे, एक्सेप्शन भी बताएंगे। तो इनके द्वारा एक बात और क्या कही गई कि जो बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। तो यहां से हमें ये मालूम चल गया कि के सेल में अगर आप देखिएगा कि जैसे मान चलिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके पहले के है, फिर आपका एल है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। इसमें कितना होगा, तो 8, 2, तो 4, तो 6, और इसमें कितना होगा, 8 होगा। इस प्रकार से ये बताए इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कहानी बढ़ा और 1921 के बाद अब कहानी आ गया 1926। अब 1926 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एरविन श्रोडिंगर। क्या नाम है इनका, एरविन श्रोडिंगर नाम है इनका, एरविन श्रोडिंगर। अब ये एक नई बात को बताते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई कक्षा के अंदर भी कक्षा है, मतलब कि जो सेल देख रहे हैं एटम के चारों ओर, अभी तक आप सेल देखे, अब ये बता रहे हैं कि सेल के अंदर भी सेल है, जिसको इन्होंने सब सेल नाम दिया। यानी कि इनका कहना है कि ईच सेल, ये कहते हैं कि ईच सेल कंटेन्स अ सबसेल। इनका कहना है कि प्रत्येक कक्षाओं के भीतर, इनका कहना है कि प्रत्येक कक्षाओं के भीतर उप कक्षा होती है। प्रत्येक कक्षाओं के भीतर क्या होती है, उप कक्षा होती है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर हम बना देते हैं सेल, और इधर हम लिख देते हैं सब सेल। सेल का मतलब हो गया कक्षा, और सब सेल का मतलब आप समझेंगे उप कक्षा। तो अगर सेल हमारा के है, तो आपको पता है कि के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, एम में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, और एन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32 होते हैं।
तो जो सबसेल है के के अंदर एक एस नाम का सबसेल होगा और इसमें आपके दो के दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब आइए एल सेल में, तो एल सेल में जब आइएगा तो इसमें दो सबसेल होगा, एस और पी नाम का। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और पी में कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तब 2 और 6 कितने हो गए 8। क्लियर है। चलिए अब जो है एम सेल में आते हैं, तो इसमें 3 सबसेल है, एस पी और डी नाम का। तो एस में आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 और 2 8 हो गया, बच गया कितना 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहां पर, ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डी सबसेल में। कहां पर आ जाएगा डी सबसेल में। एन सेल की बात करें तो इसमें देखिए एस पी डी और एफ नाम का 4 सबसेल होगा। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 18 भर गए। भरने थे आपको 32, तो बच कितने गए 14। तो जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाएंगे एफ सबसेल में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे एफ सबसेल में आ जाएंगे। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से आप क्या समझे कि के एल एम एन, के एल एम एन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना है, सॉरी के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो ये सब आपके हो गए सेल, ये आपके क्या हो गए सेल, जिसको आप क्या बोले कक्षा, कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस कक्षा के भीतर क्या है, तो इस कक्षा के भीतर है उप कक्षा, यानी कि सेल के अंदर है सबसेल। तो अगर सबसेल की बात करें तो आप देखें एसपीडीएफ, क्या देखें एसपीडीएफ, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, एफ में 14। तो इसको हम बोलते हैं सबसेल, इसको हम क्या बोलते हैं सबसेल, यानी कि उप कक्षा, उप कक्षा इसको हम बोलेंगे। अब पीरियोडिक टेबल को भी कुछ इसी प्रकार से बांटा गया है, पीरियोडिक टेबल को भी कुछ इसी प्रकार से बांटा गया है। जैसे एस पी डी और एफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है, उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, उनको डी ब्लॉक में रखा गया है। और ऐसे ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में, उनको रखा गया है एफ ब्लॉक में। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बताइए। तो यहां से हम लोग समझ गए कि एटम के अंदर सेल है और सेल के अंदर क्या है सबसेल है। एटम के अंदर सेल है और सेल के अंदर क्या है सबसेल है, और सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। यही नहीं, अब सब सेल के अंदर भी क्या बने हुए हैं ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। सब सेल के अंदर क्या बने हुए हैं ऑर्बिटल बने हुए हैं। तो आइए आगे का कहानी थोड़ा सा समझते हैं, और आपको एक मतलब कि आप ऐसा समझिए कि हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहां पर। हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहां पर। तो अभी तक जो है काल्पनिक बातें चल रही थी, जैसे थॉमसन साहब के मॉडल में आप देखें, थॉमसन साहब बताया कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड साहब बताए कि नहीं, एक हाईली डेंस पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके चारों ओर बादल की तरह इलेक्ट्रॉन मंडरा रहे हैं। लेकिन नील्स बोर जब आए तो ये काफी हद तक चीजों को क्लियर किया। नील्स बोर बताया कि नहीं, ये न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्क्रीट ऑर्बिट बने हुए हैं और हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग है और उसी में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। फिर एरविन श्रोडिंगर जब आए तो ये क्या बताए, एरविन श्रोडिंगर बताए कि सेल तो ठीक है लेकिन सेल के अंदर भी क्या है सब सेल है। तो अब हम लोग जानते हैं, आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं। तो इसको हम लोग क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग समझते हैं। तो आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे, हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। तो देखिए क्वांटम संख्या क्या है, तो आप सिंपली समझ लीजिए क्वांटम संख्या 4 संख्या है। ये 4 प्रकार का संख्या है जिसके मदद से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं, लेकिन हाँ आप प्रोबेबल पोजीशन जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज इट इज सिंपली it is simply 4 numbers which is used to find the probable position of
इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखिए क्वांटम नंबर क्या है, तो ये सिंपली 4 संख्या है, बिल्कुल सोमिक रॉय जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 संख्या है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों के संभावित स्थान का हम पता लगा सकते हैं। और ये कौन है, तो इसमें आपके 4 क्वांटम नंबर शामिल हैं। पहला आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका हो गया एजीमुथल, एजीमुथल या फिर इसी को जो है आप एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। तीसरे टाइप का आपका क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा आपका हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर इसको आप समझ गए तो हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन की जानकारी पता लगा सकते हैं। ठीक है, एकदम देखिए बिल्कुल आपके सिलेबस के ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं और ये सब जो है चीजें इंटरमीडिएट लेवल की है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा चूंकि आपका सिलेबस इंटरमीडिएट स्तर का है। और थोड़ा सा आप बचिए चूंकि अभी भी आपको लोग वही सब बेसिक बात बता करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में निकल जाते हैं, तो वहां से जो है थोड़ा सा मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। इसलिए आप सही जगह का चुनाव कीजिए। और बाकी यहाँ पर जो है जेटेड का क्लासेस चल रहा है और आप इंटरमीडिएट लेवल का तैयारी कीजिए। बाकी साइंस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, साइंस की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं और मैं एक एक प्रश्न की गारंटी लेता हूं। तो आइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया एन, एल, एम और एस, ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हो गए। ठीक है, बिल्कुल आएंगे। देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपको बताएंगे, अफवाउ साहब का प्रिंसिपल भी आपको बताएंगे, इसके बाद जो है आपको हुंड्स रूल भी बताएंगे। और अगर किसी भी एटम के प्रोबेबल पोजीशन पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो 3 वैज्ञानिकों को आपको खुश करना होगा। एक पॉली भाई साहब हो गए, उनको खुश रखिए, अफवाउ साहब को खुश रखिए और हुंड साहब को खुश रखिए। अगर तीनों के कई बातों को आप मान लेते हैं तो बस आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। तो एक चीज समझिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो ये साइज के बारे में बताता है कि एटम का जो है साइज कैसा है और इसका एनर्जी लेवल क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम एंड एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट। ये किसको बताएगा, तो ये साइज को बताएगा और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताएगा। एक चीज याद रखिएगा, n इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होता। n कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब भी n शुरू से अगर स्टार्ट होगा तो n कहां से शुरू होगा, तो ये 1 से शुरू होगा। और अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसके लिए कौन सेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये k सेल को रिप्रेजेंट करता है। n का वैल्यू अगर 2 है तो ये l सेल को रिप्रेजेंट करेगा। n का वैल्यू अगर 3 है तो ये m सेल को रिप्रेजेंट करेगा और n का वैल्यू अगर 4 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा n सेल। एनर्जी लेवल की बात करें तो के सेल का एनर्जी लेवल अभी आप देख रहे थे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल सेल का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम सेल का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन सेल का होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से एनर्जी लेवल का जानकारी हमें मालूम चलता है और जो सेल है उसका साइज कैसा है इसके बारे में भी हम लोगों को मालूम चल रहा है। यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है ये सबका सब माइनस में आ रहा है। तो माइनस में एनर्जी लेवल आने का मतलब है कि बताता है कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का काम करता है। चलिए श्रेया सिंह, गुड मॉर्निंग। अब आइए, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा समय का इशू हो गया है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वांटम नंबर्स की कहानी
अफवाह साहब का प्रिंसिपल, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होम्स रूल की चर्चा करते हुए फिर एटॉमिक नंबर, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी वगैरह कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बिल्कुल इवनिंग में आपकी क्लास होगी, आप 6 बजे से जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।